की बड़ी खबर, प्रिया पूनिया आरसीए छोड़ने की तैयारी में। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रिया पूनिया ने आरसीए से एनओसी मांगी है। प्रिया पूनिया आरसीए छोड़ने की तैयारी कर रही है। 1 साल पहले ही आरसीए से प्रिया जुड़ी थी। चूरू की रहने वाली है प्रिया पूनिया, लेकिन अब आरसीए से जुड़े कारणों से छोड़ने का मन बनाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है प्रिया पूनिया। मूलतः राजस्थान के चूरू की रहने वाली है प्रिया पूनिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश दादीज के साथ। महेश, प्रिया पूनिया का बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है, हालांकि कारण बहुत खुलकर सामने नहीं आए हैं। क्या वजह है महेश, अगर कोई जानकारी मिल पाई हो कि प्रिया पूनिया जो है वो आरसीए छोड़ना चाहती हैं? देखिए, कारण तो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे, क्योंकि फिलहाल लगता है कि कोई न कोई ऐसी बड़ी वजह रही है। हो सकता है कि कोई अनबन की भी वजह रही हो, या फिर एक खिलाड़ी को जो जिस तरह की उसकी उम्मीदें रहती है एक एसोसिएशन से, वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो लिहाजा उससे छोड़ने का मानस बना सकता है। पहले दिल्ली से खेल रही थी प्रिया पूनिया और हाल ही में भारतीय इंग्लैंड दौरे पे भारतीय टीम में भी शामिल रही है। लंबे समय से इंजरी से जूझ रही थी, उसके बाद में अपने खेल पर फोकस करने वाली थी। T20 में खेल नहीं पाई थी, लेकिन वनडे टीम में बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी जो दी है, और उम्मीद ये थी उनकी कि राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए खेलेगी। हालांकि कोरोना के चलते राजस्थान के घरेलू मुकाबले यहाँ पर नहीं हुए थे, लिहाजा वो टीम में नहीं थी। लेकिन 1 साल में आखिर इस तरह का फैसला उन्हें जो लेना पड़ रहा है, जिसके लिए कि उन्होंने एनओसी का मेल डाला है। आरसीए से जुड़े जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रिया पूनिया से जुड़ा एक मेल जो है वो आरसीए को प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी जो प्रिया ने किन्हीं बातों को लेकर के जो अपनी नाराजगी थी वो एसोसिएशन के साथ में रखी थी, और एसोसिएशन ने भी जो उनकी शिकायतें थी उन्हें दूर करने की बात कही थी, लेकिन उस पर कोई निर्णय जो है वो नहीं हो पाया था। अब 1 साल बाद में प्रिया जो है दोबारा से राजस्थान क्रिकेट से दूरी बना रही है, जबकि राजस्थान के चूरू की रहने वाली है और जयपुर में भी निवास करती हैं, और अभी वो जयपुर से बाहर हैं, लेकिन उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश है कि आखिर किन वजहों से जो है जब उन्होंने एनओसी मांगी है तो क्या उन्होंने इसके अलावा कोई अपनी तरफ से वक्तव्य जारी किया है, अपनी तरफ से किसी तरह की बात रखी है आरसीए के सामने? देखिए, जो मेल आरसीए को दिया है उसमें सिर्फ एनओसी मांगने का निर्णय होता है। एनओसी लेने का मतलब ही यही है कि राजस्थान क्रिकेट को एक तरह से अलविदा कह दिया जाए, और वो भी एक इतने कम वक्त में कि 1 साल में जिस खिलाड़ी का मूलतः प्रदेश से जुड़ाव होने के कारण राजस्थान से ही उनका जुड़ाव बेसिकली है, और राजस्थान से वे खेल रही थी, तो ऐसे में प्रदेशवासियों के लिए, प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक खुशखबरी थी। लेकिन अब हो सकता है कि उन्हें दूसरे क्रिकेट एसोसिएशन से खेलना पड़े। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आरसीए से जुड़े हुए कोई विवाद हैं वो कारण हो सकते हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल प्रिया ने यह फैसला लिया है कि वे एनओसी आरसीए से मांग रही हैं और प्रदेश की क्रिकेट को छोड़ने के लिए फिलहाल वो तैयार हैं। और जो उनसे जब भी बात होगी तो ये जरूर पूछेंगे, और उनसे मेरे ख्याल से आज ये कल में ये बात हो सकती है। वो शायद जयपुर पहुंच सकती है 1-2 दिन में, तो उसके बाद में वो स्पष्ट भी कर सकती है कि किस तरह से उन्होंने किस वजह के कारण जो है ये फैसला लिया है। लेकिन एक बड़ी बात यही जो सोर्सेज हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि संभवतः इसके पीछे कोई न कोई कंट्रोवर्सी है। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बुलेटिन में बात रफ्तार के कहर की करते हैं। प्रदेश में आज 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जिंदगी चली गई और कई लोग घायल हो गए। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है। यहां बस और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर गंगानगर की। यहां आर्मी ट्रक और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और प्रतापगढ़ में सड़क हादसा हुआ। NH 56 पर यह हादसा हुआ। बस और कार में टक्कर हुई। हादसे में 1 की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ जिले के लिए आज की सुबह हादसे के नाम रही।
यहां बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा की ओर तेज गति से जा रही शताब्दी बस और कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई और 5 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान कार के ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। कार में सवार लोग अहमदाबाद से अंत्येष्टि कार्यक्रम से लौट रहे थे और मध्य प्रदेश के गरोठ की ओर जा रहे थे। हादसे की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ियों को हाईवे से हटवाया, जाम खत्म करवाया। प्रतापगढ़ से संवाददाता चंचल हमारे साथ जुड़ गए। चंचल, घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है और कुछ जानकारी मिल पाई कि किस गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? चंचल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चंचल, घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है? घायलों की स्थिति अभी बेहतर बताई जा रही है। जिला चिकित्सालय में उनका उपचार जारी है। हादसे का कारण मुख्य रूप से माना जा रहा है कि जो NH56 जो है वहां पर पाडलिया घाटी है, उस घाटी में प्रतापगढ़ की ओर से जो वीडियो कोच बस जा रही थी तेज रफ्तार से थी और इधर से अहमदाबाद की ओर से कार आ रही थी, तो दोनों उस घाटी के अंदर ही मोड़ पर आमने सामने की टक्कर हो गई थी, जिसमें भीषण दुर्घटना में महिला जो थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई और जो चालक था गंभीर रूप से घायल, उसकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना की सूचना के बाद जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जी, हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ चंचल जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल घायलों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। गंगानगर के केसरी सिंहपुर में सुबह सेना के ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत हुई। इस हादसे में बोलेरो में सवार 10 यात्री घायल हो गए। घायलों को केसरी सिंहपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे का शिकार सेना का ट्रक गंगानगर की ओर से आ रहा था, जबकि बोलेरो पंजाब के मलेरकोटला से केसरी सिंहपुर की तरफ आ रही थी। फिलहाल सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। केसरी सिंहपुर में यह सड़क हादसा हुआ। गाड़ी का एक्सीडेंट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से ये गाड़ी भिड़ी थी, क्या रफ्तार रही होगी। गाड़ी के लगभग परखच्चे उड़ गए। फिलहाल घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। सरकारी अस्पताल में 10 यात्रियों को भर्ती करवाया गया है। गंगानगर का यह सड़क हादसा। और अशोक शर्मा हमारे संवाददाता गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण सड़क हादसा था। 10 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। उनकी स्थिति कैसी है और कुछ पता चल पाया कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? देखिए आसिफ जी, जैसा कि विजुअल्स बता रहे हैं कि हादसा वाकई काफी भीषण था। इस हादसे में जो बोलेरो जीप थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सबसे खास बात ये निकली इसके अंदर की किसी भी तरह की किसी व्यक्ति का जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि 1-2 लोगों को ही थोड़ी सीरियस चोट है, अदरवाइज सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर के सरकारी अस्पताल से उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। आज सुबह जो ये हादसा हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि जो बोलेरो का चालक था वो थोड़ा सा नींद में था और संभवतः उसको नींद की झपकी आने की वजह से वो सामने से आ रहे आर्मी के एक ट्रक से जा टकराया। जी आसिफ जी। अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुंबई के नवसारी में हादसा हुआ। बेकाबू कार ने टक्कर मारी। कार और स्कूटर को ये टक्कर मारी। हादसे में लड़की की मौत हो गई। स्कूटर ड्राइवर घायल है। दरअसल तेज रफ्तार एक कार के चालक ने संतुलन खोया और दूसरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आगे की कार ने एक स्कूटर चालक को टक्कर मार दी। स्कूटर पर पिता और उसकी बेटी सवार थे। कार इतनी बेकाबू हो गई कि स्कूटर चालक उसकी बेटी को टक्कर तो मारी, लेकिन कुछ अंतर तक कार के साथ ले गया। स्कूटर चालक की तो जान बच गई, लेकिन उसकी बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये सीसीटीवी में कैद तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पर संभलकर चलना कितना जरूरी है। एक कार ने दूसरे को टक्कर मारी और ये आगे जा रही स्कूटी जिस पे पिता और पुत्री दोनों सवार थे, उस कार ने दोनों को साथ में घसीटा और जो लड़की पीछे बैठी थी अपने पिता के, अभी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। नवसारी मुंबई का यह हादसा।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई सामने आई। करीब 17.5 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। दुबई से आई फ्लाइट से सोना पकड़ा गया। यात्री के पास से 350 ग्राम सोना जब्त किया गया। मिक्सर ग्राइंडर में रखकर यह सोना लाया गया था। ब्रेसलेट, कॉफी में भी यह सोना रखा हुआ था। यात्री से कस्टम डिपार्टमेंट फिलहाल पूछताछ कर रहा है। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, कमोबेश हर दूसरे दिन के बाद में जयपुर एयरपोर्ट पर लाखों रुपए का सोना पकड़ा जा रहा, बावजूद इसके तस्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल, देखिए आसिफ, एक हफ्ते में लगातार ये तीसरी बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग, जब करीब 3 कार्रवाई में 1 करोड़ से ज्यादा का सोना कस्टम विभाग ने अब तक पकड़ा है। हाल अब से 2 दिन पहले ही कस्टम विभाग ने करीब 69 लाख रुपए का 1 किलो 400 ग्राम सोना पकड़ा था, जो कि एक मशीन में छुपाकर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में छुपाकर लाया जा रहा था। 20 लाख रुपए का सोना पकड़ा था। आज करीब 17.5 लाख का ये सोना पकड़ा है। यानी जो तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हैं। लगातार अब वो जो अरब देश हैं वहां से सोना लाते हैं या राजस्थान में इसकी खपत करते हैं। हालांकि जैसा हमारी कस्टम अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि 1 किलो सोने पर जो करीब 5 लाख के आसपास उसकी ड्यूटी चोरी जो बनती है, उसके लिए ये तस्करी की जाती है। लेकिन ये लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और ये जो पूरा एक जो गिरोह है जो यहाँ जो इस सोने की तस्करी के मामले में लिप्त है, इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। क्योंकि ये ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो मजदूरी पेशा वर्ग के लोग होते हैं। इनको छोटा मोटा लालच दिया जाता है और तब इनसे तस्करी करवाई जा रही है। तो कस्टम अधिकारी इस बारे में और जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीकर की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी की खेप पकड़ी है। मामले में बीजेपी नेता के बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये शराब सब्जी की गाड़ी में जयपुर भेजी जानी थी। आरोपियों में बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा के बेटे आदित्य उर्फ बिट्टू भिंडा का नाम आने के बाद पुलिस पूरे मामले में बचती नजर आई। कार्रवाई के दौरान सदर थाने का दरवाजा भी पुलिस ने बंद कर दिया। बता दें कि शराब के 30 कार्टन हरियाणा से लाए जा रहे थे। बूंदी में नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनकर 8 लोगों की एक गैंग ने एक व्यवसायी से 2,96,000 रुपए ठगी। थड़ी लगाने वाले व्यवसायी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने 6-7 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मामला 25 जून का है, जब रात नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारी बनकर 8 लोग व्यवसायी के यहां आए, जिन्होंने उस पर अफीम, गांजा, स्मैक की तस्करी करने के आरोप लगाते हुए घर की तलाशी ली और झूठा आरोप लगाकर व्यवसायी से 2,96,000 की राशि ले ली। बता दें कि उनमें से एक ठग ने वर्दी पहनी हुई थी, जिस पर 3 सितारे लगे थे और ऐसी कई शिकायतें पुलिस को पहले भी मिल चुकी हैं। कोटा की सांगोद पुलिस ने ऐसे चोर गैंग का पर्दाफाश किया जो कि खेतों में नलकूपों की मोटर, लाइट की केबल सहित अन्य सामान चुराने जाता था। पुलिस ने मोंगिया गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इन बदमाशों ने आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। चोरी का माल बरामद करने के लिए पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में जेडीए टीम की कार्रवाई हुई। भूरा पटेल नगर में टीम की यह कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। 0 सेटबैक पर इमारत के अवैध निर्माण को दस्ता तोड़ रहा है। भूरा पटेल नगर के भूखंड संख्या E59 पर ये फ्लैट्स का अवैध निर्माण हो रहा था। नोटिस के बाद भी मौके पर अवैध निर्माण जारी था। लोखंडा मशीन से ध्वस्त किया जा रहा अवैध निर्माण। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशों पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो जेडीए टीम की यह कार्रवाई है।
नोटिस दिए जाने के बावजूद E59 पर यह अवैध निर्माण किया जा रहा था। और जब जेडीए को लगा कि नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण नहीं रुका है, तब जाकर जेडीए का दस्ता वहां पर पहुंचा और इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लवली वधवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लवली, जब जेडीए का नोटिस सर्व हो चुका था, नोटिस दिया जा चुका था कि अवैध निर्माण है, इसे रोका जाए, बावजूद इसके ये निर्माण चलता रहा। लवली, देखिए बिल्कुल आसिफ, ये यही जयपुर शहर के अंदर जो भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उस पर ये जेडीए की लगातार कार्रवाई जो है, धारा 32-33 का नोटिस जो नियमानुसार दिया जाता है अवैध निर्माण की सूचना पर, जानकारी पर, वो नोटिस इनको दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अवैध निर्माण को नहीं रोका और ये लगातार जो है सेटबैक वायलेशन करते हुए मात्र 300 गज के प्लॉट पे इन्होंने 3 मंजिल से ज्यादा की इमारत बना करके फ्लैट्स का निर्माण का काम जो था वो जोर शोर से जारी था। तो अब जो जेडीए का जो दस्ता है, जो प्रवर्तन दस्ता है, वो लोखंडा मशीन की सहायता से जो आरसीसी का पार्ट है, जो फ्लैट का जो अतिरिक्त पार्ट है, जो कि सेटबैक वायलेशन में पाया गया है, जो अतिरिक्त दिख रहा है, उस पूरे पार्ट को तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर जो भी हर्जा खर्चा होगा, जो भी जिस भी तरह का जो खर्चा लग रहा है इसमें तोड़फोड़ की इमारत में, वो इस बिल्डिंग मालिक से वसूला जाएगा और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ जो है जीडी एक्ट की जो धारा है उनमें मामला भी दर्ज कराया जाएगा। कुल मिला के लबुलो अब यही आसिफ कोशिश यही है जेडीए की दस्ते की कि जयपुर शहर के जो आवासीय कॉलोनी है, जो रहवासी हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ की आबो हवा खराब ना हो और सही तरीके से जो नियमित जो टाउनशिप पॉलिसी लागू की गई है, जो निर्माण के लिए अनुमति के लिए जो पॉलिसी लागू की गई है, उसके मुताबिक जो निर्माण हो, ताकि जो शहर है वो भी अच्छा नजर आए और किसी को ये भी ना हो कि वो जो फ्लैट खरीद रहा है वो भी कहीं ठगा ना जाए। क्योंकि सेटबैक वायलेशन वाले जो फ्लैट्स हैं, इन पर प्राइवेट बैंक्स तो लोन कर देते हैं, लेकिन लोगों की गाड़ी कमाई की वजह से लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं अवैध निर्माण। जी, लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जालोर के सांचौर से है। एसडीएम मामले में एक्शन लिया गया है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। सांचौर एसडीएम भूपेंद्र यादव का तबादला कर दिया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त पर जेडीए के उपायुक्त पद पर लगाया गया। किसानों को एक विवाद में उन्होंने लात मारी थी, तस्वीरें वायरल हुई थी। किसानों ने एसडीएम को हटाने की मांग की। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड और पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तारी के बाद 2 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का नाम सुर्खियों में आया है। जहां न्यूज 18 के कैमरे पर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया कि सुशील से काला भाई की दोस्ती है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर न्यूज 18 ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ सुशील मामले में आपका नाम सामने आया था, जो सागर धनखड़ हत्याकांड हुई थी। क्या किस तरह के रिश्ते हैं आपके? काले भाई की दोस्ती है जी सुशील से। आप सुशील से मिले हो? हाँ जी, मिला, जेल में मिला। नहीं, सुशील पहलवान से कहाँ मिले आप? जेल में मिले। इससे पहले कैसे मुलाकात हुई? दोस्ती जब से बात होती रहती थी उससे। तो जमीन कब्जा दिलाने में सब में भी आपका रोल था कुछ? नहीं, काले भाई जठेड़ी की दोस्ती है, उनसे हमारी भी दोस्ती है। बड़े भाई सुशील से आपकी दोस्ती है? हाँ जी। तो देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई है जिन्होंने न्यूज 18 से बात करी और कहा है कि सुशील से उनकी दोस्ती है। और जाहिर तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं और मकोका में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी लगातार दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करी थी। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई वो बंद है। और जिस तरह से सागर धनखड़ हत्याकांड हुआ था उसमें सुशील पहलवान की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो सामने आया था। न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बात की है लॉरेंस बिश्नोई से, उसमें उसने कबूला है कि वो सुशील से जेल में भी मिला है और इसके अलावा उसकी पहले से भी सुशील से मुलाकात थी और काला जखेड़ी के जरिए जो है वो ये मुलाकात हुई थी। तो जिस तरह से लगातार जो दिल्ली पुलिस भी दावा कर रही थी कि किस तरह से जो सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद जो नाम सामने आया था काला जखेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई का, उसमें सुशील का एक नेक्सस सामने आया था। आज खुद जो है कैमरे पे लॉरेंस बिश्नोई इस बात को कबूल भी किया है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जालोर जिले के भीनमाल में लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। यहां सैकड़ों लोग थाने के सामने 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। लोग टैक्सी ड्राइवर को अगवा करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस तैनात है। आपको बता दें, टैक्सी चालक बरकत खान रामसिंह रोड से 2 सवारी लेकर निकला था, लेकिन 2 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा और टैक्सी नरता गांव में कब्रिस्तान के पास लावारिस मिली। मोबाइल पर रिंग जा रही है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। लोकेशन भी
लेदरमेर की आ रही है, जबकि टैक्सी नरता गांव में मिली है। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि परिजन पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं और ये लोग कई लोगों के सामने कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। मामला ये है कि भीनमाल के निवासी बरकत खां जी, जो कि रिक्शा चालक है, कल उनका 10 बजे घर से निकले थे, अपहरण हो चुका है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटे हैं और पुलिस अभी छानबीन कर रही है, लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा है। हम कल से प्रशासन के लिए गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी बरकत खां जी घर लौटे, और आज हम पूरी समाज के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, उनकी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी बरकत खां जी घर पे लौटे। हमने पुलिस प्रशासन के अंदर जाके 4 बजे के लमसम में FIR दर्ज करवाई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। रात को 12 बजे तक CI साहब से हम बार बार गुहार लगाते रहे, उन्होंने हमारे ऊपर कोई इस बात का गौर नहीं किया। फिर हमने उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद में इन्होंने प्रशासन हरकत में आया और पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचने लगा, तफ्तीश करने लगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं श्याम बिश्नोई जालोर संवाददाता के साथ। श्याम, क्या इस पूरे मामले में फिलहाल अपडेट है? पुलिस के हाथ किसी तरीके का कोई सुराग लगा? देखिए, ये जो घटना है ये गुरुवार सवेरे 11 बजे की है और इसको लेकर पुलिस को इतला देने के बाद में भी पुलिस भी देरी से चेती थी। इसको लेकर अब परिजन है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ताजा अपडेट यहाँ स्थानीय पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने अभी तक जो बताया है कि हमारे हाथ में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं लगा है और इसको लेकर परिजन और समाज के लोग बड़ी संख्या में भीनमाल पुलिस थाने के आगे आज दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो टैक्सी चालक है बरकत खान, उसकी जो है छानबीन को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर परिजनों की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस या कार्यप्रणाली व स्थानीय भीनमाल के थाना अधिकारी है उनके द्वारा जो है उल्टा उन्हें डराया धमकाया जा रहा था और उसको लेकर परिजन अभी काफी आक्रोश में है। इसके चलते विरोध है वो अब उग्र होता जा रहा है। इसको लेकर जालोर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात कर दिया गया है और धरना है वो निरंतर आज दूसरे दिन भी जारी है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में एक सड़क धंस गई। जयपुर के शिप्रापथ मानसरोवर में फिर से ये सड़क धंसी है। पिछले 2 सालों में इसी स्थान पर सड़क लगातार धंस रही है। शिप्रापथ पर रामकृष्णा अपार्टमेंट के सामने और द्वारकादास पार्क के पास ये सड़क धंसी हुई है। सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया, गड्ढे में मिट्टी के कट्टे भरवाए जा रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और ऐसा लगातार पहले भी होता रहा है और यही वो जगह है जहां से बार बार ये सड़क धंसती है। फिलहाल मिट्टी के कट्टे डालकर इस खड्डे को भरा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके JDA ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए ताकि अगली बारिश में या इस बारिश में ये सड़क धंसने से बच जाए। बड़ा खड्डा जिसमें रात को वाहन गुजरते समय कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दोपहिया वाहनों के लिए सबसे ज्यादा खतरा। लवली वधवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लवली, जब लगातार हर साल ये सड़क इसी जगह से धंस रही है तो इस सड़क का निर्माण ठीक ढंग से क्यों नहीं करवाया गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात लवली, जो खड्डा तस्वीरों में इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अगर रात को कोई बड़ा वाहन हादसा इस सड़क के ऊपर हो सकता है। लवली, देखिए बिल्कुल, ये कल देर शाम से सड़क धंसने की जो सूचना है वो JDA को लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो दे रहे थे और लेकिन जो स्थानीय लोगों की सूचना के बावजूद भी JDA के अफसरों ने केवल मौके पर जो है मिट्टी के कट्टे जो है गिराने का जो है वो काम करके और हल्की बैरिकेटिंग का काम यहाँ पर किया है। हालांकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, हर साल इसी जगह पर जो है सड़क धंसने की घटना लगातार हो रही है। जो विभागों का जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे जलदाय विभाग की बात करें, चाहे JDA की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, जो यूटिलिटी लाइंस इस इलाके से गुजर रही है वो काफी डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण ये सड़क लगातार ढह रही है और JDA की ओर से लगातार पत्राचार भी यहाँ पर दूसरे विभागों के साथ में किया जा रहा है। विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन न होने के चलते जो है पूरी तरह से जो है ये जो इलाके के लोग हैं उनमें दहशत है और जो जहां पर ये सड़क धंसी वहां से कुछ कदम की दूरी पर ही जो है 12 मंजिला जो इमारत है रामाकृष्णा अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर जो बड़ी तादाद में लोगों का जो निवास है वो यहाँ पर है।
वो तमाम जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे में, और लगातार जेडीए से अपील कर रहे हैं कि मौके पर तत्काल जो मरम्मत का जो काम है उसे पूरी तरह से किया जाए, क्योंकि ये बिना बारिश के अगर सड़क इस तरह से रहेगी तो बारिश के दौरान जिस तरह से मानसून की दस्तक की लिए बार बार मानसून विभाग कह रहा है, अगर जबरदस्त बारिश होती है तो इलाके के अंदर जल भराव की स्थितियां हो जाती है, इस इलाके में जाम भी लगता है। तो ऐसे में ये जो मुख्य सड़क है ये कोई साइड की कॉलोनी की सड़क नहीं है, शिप्रापत और मानसरोवर को जोड़ने वाली मुख्य लिंक रोड है, जिसे लिंक रोड कहा जाता है। तो जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक और छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।